नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां शेर अतीक व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर इस वक्त एसआईटी की रडार पर हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। पूरा ग्रुप बनाया गया था, असद ने शेर अतीक के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और अब इसके जो 200 मेंबर हैं वो सभी इस वक्त एसआईटी की निशाने पर हैं। व्हाट्सएप ग्रुप प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के करीब 200 मेंबर इसमें शामिल थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट किया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। डॉन अतीक ने सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लखनऊ से बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां माफिया अतीक ने लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। करोड़ों की ये जमीन थी जिस पर माफिया अतीक ने कब्जा किया हुआ था और अब जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लोगों की कब्जाई गई जमीन उनको अब वापस की जाएगी। जमीन को लेकर सरकार आयोग का गठन भी कर सकती है, जिससे कि लोगों की जमीन जो कब्जाई हुई थी उसको वापस किया जा सके। अतीक की मौत के बाद पुलिस के पास लोग पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने मिलकर जो जमीन प्रयागराज के साथ अन्य जनपदों में कब्जा की थी, उस जमीन का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। खासतौर पर उन जमीनों के असली मालिकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और एक आयोग बनाकर जो जमीन के असली मालिक है उनको जमीन वापस करने का काम शुरू किया जाएगा। सरकारी विभाग की तरफ से पूरा ब्यौरा तैयार किया गया है और जिस तरीके से अतीक, अशरफ और उनकी जो बीबी है शाइस्ता, उन लोगों ने जराइम की दुनिया से तमाम धन अर्जित किया और साथ ही साथ दबंगाई और गुंडाई के बल पर किसानों की जमीन को कब्जा करने का काम किया, गरीब लोगों के मकानों पर कब्जा करने का काम किया। अब उन तमाम प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि क्या अतीक ने उन जमीनों को जबरन कब्जा किया था या फिर सहमति के साथ उनको खरीदा गया था। उन तमाम चीजों को चेक करने के बाद सरकार की तरफ से जो एक आयोग बनाया जा सकता है। उस आयोग के माध्यम से किसानों की जमीन की जो वापसी की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इस वक्त की प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से अतीक ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो साम्राज्य धीरे धीरे करके एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि डॉन अतीक ने सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था और अब ये जानकारी मिल रही है कि अब ये जमीन उन लोगों को वापस कराई जाएगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है कि जहां शेर अतीक व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर एसआईटी की रडार पर है। दरअसल असद ने शेर अतीक के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जहां प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के करीब 200 मेंबर इसमें शामिल थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट किया गया। तो असद ने शेर अतीक के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के करीब 200 मेंबर इस ग्रुप में शामिल थे और उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट किया गया। लेकिन इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे वो सभी अब इस वक्त कहीं ना कहीं एसआईटी की रडार पर है। पुलिस जल्दी ही उनसे पूछताछ कर सकती है। शेर अतीक के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें 200 मेंबर थे और अतीक अहमद का बेटा असद
जिसने इस ग्रुप को बनाया था। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, ग्रुप का मामला इस वक्त सामने आया है कि ग्रुप बनाया गया था और उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट भी किया गया। इस ग्रुप में 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले शेर अतीक नाम का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें जराइम की दुनिया के जो बड़े कारनामे अतीक अहमद के होते थे, वो कारनामों को उस ग्रुप में शेयर किया जाता था और आने वाले दिनों में कैसे जराइम की दुनिया में अपने कद को मजबूत किया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर उस ग्रुप में जानकारी साझा की जाती थी। ग्रुप के मेंबरों की संख्या की अगर बात करें तो सूत्र हमारे बताते हैं कि 200 के करीब उस ग्रुप में मेंबर थे, जिसमें से शूटर भी एक मेंबर रहा है। उसके अलावा असद, जिस दिन उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस दिन असद उस ग्रुप से लेफ्ट हुआ था। गुड्डू मुस्लिम के साथ गुलाम उस ग्रुप में मौजूद था, साबिर मौजूद था और तमाम जो गुर्गे अतीक अहमद के थे उस ग्रुप में मौजूद थे। जिस तरीके से पूरे साजिश रची गई थी, उसके बाद अब 200 मोबाइल नंबर को रडार पर लिया गया जो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे या कभी उस ग्रुप के मेंबर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन 200 लोगों से भी पूछताछ और गिरफ्तारी हो सकती है जो शेर अतीक नाम के ग्रुप के मेंबर रहे हैं या किसी भी तरीके से उस ग्रुप से जुड़े हुए पाए गए। नीलेश, अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ये ग्रुप डिलीट भी कर दिया गया है, तो आखिर ऐसे में कैसे उन 200 लोगों तक पहुंचेगी टीम? देखिए, बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस ग्रुप से सभी मेंबर एक एक करके लिफ्ट हो गए थे, लेकिन जो असद के पास से मोबाइल बरामद हुआ है वो मोबाइल तमाम राज खोल रहा है। लेफ्ट होने की जानकारी उस मोबाइल से मिली है कि कौन कौन से लोग ग्रुप से लेफ्ट हुए थे, किनको किनको ग्रुप से निकाला गया था, किन्होंने ग्रुप को कुछ छोड़ा था। तो उन तमाम जानकारी के आधार पर ही पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगी, क्योंकि शेर अतीक नाम का ग्रुप उमेश पाल हत्याकांड में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही थी। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दूसरे चरण में भी परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूर रहेगी। कल शाम सीएम आवास पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की यह अहम बैठक भी हुई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री की सहारनपुर में जनसभा होनी है। साथ ही विजय रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये विजय रथ सभी 17 नगर निगम में पहुंचेगा प्रचार के लिए। तो 24 अप्रैल को सहारनपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। सीएम योगी सहारनपुर से निकाय चुनाव को लेकर शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। भाजपा ने निकाय चुनाव का शंखनाद अब कर दिया है। सीएम सहारनपुर से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। और वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी सबकी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां शूटर द्वारा होटल में छिपे गए दोनों मोबाइल फोन इस वक्त एसआईटी ने बरामद कर लिए हैं। होटल के कमरे में ये दोनों मोबाइल फोन मिले हैं, लेकिन इन मोबाइल फोन में कोई भी सिम नहीं मिली है। एसआईटी को मिले कुछ पुराने नंबर और पुराने नंबरों का एसआईटी अब पूरा सीडीआर निकलवा रही है और नंबर के जरिए अन्य आरोपियों तक पुलिस कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पहुंच सकती है। तो ये जांच लगातार की जा रही है और अब इस जांच में जहां ये तीनों आरोपी रुके थे, जिस होटल में ठहरे थे, वहां से 2 मोबाइल फोनों को बरामद इस वक्त किया गया है और उन दोनों मोबाइल फोनों के जरिए अब कहीं ना कहीं पुलिस बाकी अन्य आरोपियों तक पहुंचेगी कि आखिर कहां से अतीक और अशरफ के मर्डर की पूरी प्लानिंग रची गई और इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल हैं। उन तमाम चीजों को लेकर के अब लगातार पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख करते हैं। बुलंदशहर से नेशनल हाईवे 91 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पति घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया।
सिकंदराबाद से गाजियाबाद की ओर ये बाइक सवार जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में ये भीषण हादसा हुआ है। हम जा रहे थे, अपनी साइड पे ही जा रहे थे, पीछे से पीले कलर का एक डंपर आया, उसने साइड मारी। साइड लगते ही हम लोग गिर गए और मिसेज मेरे उल्टी साइड गिरी, जिससे कि वो पहिया चढ़ गया। अच्छा, तो डंपर और डंपर वाला भाग गया। तो पुलिस ने अभी कोई पकड़ा नहीं पकड़ा है? अभी तक हमें इसकी कोई जानकारी। बुलंदशहर के बाद अब अगली खबर है महोबा से, जहां पर आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने महिला अस्पताल में फल बांटते हुए नजर आए हैं और इस दौरान उसकी जो तस्वीर है, जो फोटो है, वो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दी। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की पुण्यतिथि पर ये फल बांटे गए हैं। मरीजों को समर्थकों के साथ महिला अस्पताल में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। समर्थकों के साथ में फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और ये फोटो इस वक्त वायरल हो रहा है। और अब अगली खबर है गाजीपुर से, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अतीक को अतीक जी कहने पर विवाद खड़ा हुआ। भी शांत भी नहीं हुआ था कि गाजीपुर से ही समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जय किशन साहू ने मुख्तार को मुख्तार जी कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। साथ में विधायक ने अतीक की पत्नी शाइस्ता और मुख्तार की पत्नी आफसा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दोनों अपराधी नहीं है, बल्कि इनको घसीटा जा रहा है। विधायक यही नहीं रुके, बल्कि आगे कहा कि इसे राजनीति नहीं तो क्या यज्ञ हवन कहेंगे। दरअसल सदर विधायक कुछ देर पहले प्रेस वार्ता कर सपा के चेयरमैन प्रत्याशी दिनेश यादव के चुनाव प्रचार में निकले थे और इसी दौरान ये विवादित बयान दिया गया। हम लोग समाजवादी लोग मस्जिदों पर हमेशा जाते हैं, आज भी गए हैं। अपनी जो परंपरा है, समतामूलक समाज और एक समानता की बात, हम पहले से जाते, आज भी गए हैं। आज हम चुनाव मैदान में हमारे प्रत्याशी समाजवादी साइकिल लेकर के श्री दिनेश यादव जी हैं और साथ में हमारे सहयोगी नगर पालिका के जो कई बार चुनाव लड़े हैं आदरणीय शरीफ रायनी जी हैं, सम्मानित। निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही पार्टी पदाधिकारियों की खींचतान में कांग्रेस पार्षदों की 25 सीटों पर लड़ाई किसके बाहर हो गई है। कुछ सीटों पर नामांकन ही नहीं हो सका है तो कुछ उम्मीदवारों के पर्चे ही खारिज कर दिए गए। इसके साथ ही करीब 24 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पार्टी के नेता एक एक नाम वापस करवाकर प्रत्याशी की स्थिति स्पष्ट करने की कवायद में जुटे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी मौका था। कांग्रेस की तरफ से करीब 24 सीटों पर 2 या 2 से अधिक लोगों ने नामांकन किया। इसमें 7 सीटें ऐसी हैं जिनके पास नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों के पर्चे अलग अलग कारणों से खारिज हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने बिना पार्टी के नामांकन किया था, जबकि उन्हें सिंबल देरी से दिया गया। वहीं करीब 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। सूत्रों की माने तो पदाधिकारियों की खींचतान में नामांकन नहीं हो सका और पार्टी मतदान से पहले ही दौर से बाहर हो गई। सूत्रों के अनुसार नामांकन पत्रों में गड़बड़ियों की वजह से कुछ सीटों पर हुए नामांकन खारिज होने की जानकारी मिली है। करीब 24 सीटों पर डबल नामांकन हुए। ऐसी सीटों पर एक उम्मीदवार के नाम का नामांकन वापस कराया जाएगा। इन सीटों पर नहीं हुए नामांकन। पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया। लालजी टंडन, कल्याण सिंह, न्यू हैदराबाद तृतीय, बालागंज प्रथम सीट पर नामांकन नहीं। जानकीपुरम प्रथम, आलमनगर, फैजुल्लाहगंज प्रथम, कन्हैया माधवपुर प्रथम सीट पर नामांकन नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, भारतीय हरिश्चंद्र और कदम रसूल सीट पर नामांकन नहीं। बता दें कि पदाधिकारियों की खींचतान में पहली सूची अवैध करते हुए दूसरी जारी करने की बात की गई थी। ऐसे में नामांकन नहीं हो सका। वहीं इंदिरा नगर, लाल बहादुर शास्त्री, लेबर कॉलोनी, बाबूगंज, बिहारी, गीतापल्ली समेत कई वार्ड में पार्टी सिंबल मिलने का दावा करते हुए 2-2 लोगों ने नामांकन किया। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि जब शीर्ष नेतृत्व ही ध्यान नहीं दे रहा तो पार्टी में ये सब होना स्वाभाविक है। ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता हमेशा ही पीछे रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा फलक है।
लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी से 2 गुने सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी की जहां 0 सीट है तो बसपा के पास 2 नगर निगमों में प्रभुत्व है। इस आधार पर बसपा जिस प्रकार से भाजपा के विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज। नामांकन प्रक्रिया से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पे उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। इसके कुछ ही देर में सूची को अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद पार्टी की तरफ से कोई दूसरी सूची जारी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष के दखल पर सूची में बदलाव किया गया। इसी दौरान हालात साफ नहीं होने से 16 प्रत्याशी सिंबल मिलने के बावजूद नामांकन नहीं कर पाए। इससे नाराज प्रत्याशी ने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इसमें रीमा वाल्मीकि, सोनू रावत, अमित गुप्ता, रीना यादव, पूजा श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव और रिंकी मिश्रा समेत कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इन नेताओं ने त्याग पत्र भी सौंप दिया। इसे लेकर सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि ये कांग्रेस के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने उम्मीदवार को टिकट देती है। वहीं साथ ही कहा कि समय पे पर्चे नहीं भरा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा समयबद्ध तरीके से पर्चा नहीं भरा जाना या अधूरे पर्चे भरा जाना, जिसके कारण पर्चा खारिज हो जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना किसी भी पार्टी में घटित हो सकती है। इस प्रकार की दुर्घटना कांग्रेस के साथ भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी घटित हुई है, समाजवादी पार्टी के साथ भी घटित हुई है। लेकिन यह कहने की आवश्यकता है कि पार्टी का सिंबल उसी जिम्मेदार पदाधिकारी को दिया जाए। प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी पहले लिस्ट जारी करती है, फिर उसे कैंसिल करती है, जिस कारण बहुत से उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। 19 उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया, साथ ही 6 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया। वहीं इस मुद्दे पे जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस नेताओं ने बोलने से साफ मना कर दिया। वहीं इस मुद्दे पे बोलने से कांग्रेस के बड़े नेता भी गुरेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर जो है कांग्रेस बैकफुट पे आती नजर आ रही है। यानी कि 25 आवेदनकर्ता को पर्चा नहीं भरने को मिला, यानी कि कुछ लोगों ने अपने पर्चे दाखिल ही नहीं किए तो कुछ लोगों ने के पर्चे खारिज कर दिए गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से इस बार निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी और इसको लेकर के लगातार टिकटों को लेकर के मंथन भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक होती नजर आई, जिसको लेकर के टिकट बंटवारे के बाद से विवाद उठता दिख रहा था। यानी कि कई लोगों पे बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए। इसके बाद 19 प्रत्याशियों ने पर्चा ही नहीं दाखिल किया, वहीं 6 पर्चे पे कमियों की वजह से उसको खारिज कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे पर बोलने को भी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव खेला है, लेकिन किसका दांव कितना सही साबित होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर है। निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां गांव, सड़क, शहर से होते हुए राजधानी तक की दौड़ लगा रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो वहीं अभी भी सपा और आरएलडी आपस में गठजोड़ की संभावना तलाश रही हैं। तो कई पार्टियां अकेले ही मैदान बांटने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी में सियासी गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। सपा और आरएलडी के बीच सियासी घमासान और कुछ कहानी लिखने को बेताब है। ऐसे में बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में पहली बार 2017 में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के संजीव बालिया ने जीत हासिल की थी। मेयर सीट के लिए इस बार बीजेपी ने डॉक्टर अजय सिंह, बीएसपी ने खदीजा मसूद, सपा ने नूर मलिक और कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा पर दांव लगाया है। हालांकि इन चारों पार्टियों की ओर से ये सभी नए चेहरे हैं। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह हैं, जो कि काफी समय से आरएसएस से जुड़े रहे। इसके अलावा डॉक्टर अजय सिंह शहर के जाने माने डॉक्टर, समाज सेवी और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अजय पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो वहीं बीएसपी ने खदीजा मसूद को मेयर के तौर पर अपना प्रत्याशी बनाया है। खदीजा मसूद
इमरान मसूद की समधन होने के साथ साथ पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय काजी रशीद मसूद के बेटे शादान की पत्नी भी हैं। खदीजा मसूद भी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। खदीजा मसूद को देखा जाए तो इमरान मसूद ही उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि इमरान मसूद जहां एक वरिष्ठ नेता हैं, तो वहीं सहारनपुर में उनका कद तमाम नेताओं से अलग हटकर है, क्योंकि सहारनपुर में जब नगर पालिका थी तब इमरान मसूद यहां चेयरमैन भी रहे थे। सपा की बात की जाए तो सपा ने नूर मलिक पर दांव खेला है। नूर मलिक भी शहर के लोगों के लिए नए चेहरे हैं। हालांकि नूर मलिक सहारनपुर देहात से मौजूदा विधायक अंशु मलिक के छोटे भाई हैं। अब चूंकि सहारनपुर नगर निगम का कुछ हिस्सा अंशु मलिक की विधानसभा में भी आता है, जिसका फायदा कहीं न कहीं नूर मलिक को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना भरोसा प्रदीप वर्मा पर जताया है। प्रदीप वर्मा की बात करें तो पढ़े लिखे प्रत्याशी जरूर हैं, मगर पब्लिक में भी एक नया चेहरा है, क्योंकि प्रदीप वर्मा भी पहली बार किसी चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक समय में कांग्रेस का खासा दबदबा हुआ करता था। कुल मिलाकर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब बात करते हैं जातीय आंकड़ों की, तो दो पार्टियों ने गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी के डॉक्टर अजय सिंह और कांग्रेस के प्रदीप वर्मा शामिल हैं। तो वहीं बीएसपी ने जाट प्रत्याशी खदीजा मसूद पर दांव खेला है। तो वहीं सपा ने प्रत्याशी नूर मलिक, जो कि तेली जाति से आते हैं, उनको चुनाव मैदान में खड़ा किया है। सहारनपुर में समीकरण को समझा जाए तो बीजेपी के पास एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी का पर्सनल वोट बैंक है, जिसमें पंजाबी, वैश्य, जैन, ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, सैनी समेत कई जातियां शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर बसपा ने इमरान मसूद की समधन खदीजा मसूद पर दांव खेला है। खदीजा मसूद जहां जाट बिरादरी से हैं, तो वहीं बीएसपी का अपना वोट बैंक भी है, जिसका लाभ बीएसपी प्रत्याशी को मिल सकता है। हालांकि इस बार चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बाय बाय बोलकर बसपा में एंट्री की है। मुस्लिम समाज ने इमरान मसूद की एक अच्छी खासी पैठ है। साथ ही नगर निगम में शामिल हुए नए 32 गाँव में ज्यादातर वोट बैंक दलित बाहुल्य है और कहीं न कहीं बीएसपी का पलड़ा भारी करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी और बीजेपी दोनों में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए इन्हीं चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। वहीं बीएसपी में अभी हाल ही में एंट्री करने वाले इमरान मसूद को भी अपनी साख के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव जो था उसमें भी मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच रहा था, जिसमें महज 1986 वोटों से बीजेपी ने बाजी मारी थी। फिलहाल प्रदेश में गर्मी का माहौल है। गली बाजारों और सत्ता के गलियारों में भी अभी निकाय चुनाव की गर्मी है। निकाय के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या इस वक्त कहीं ना कहीं बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। 4,691 के पार इस वक्त ये संख्या जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 991 नए केस सामने आए हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और चंदौली में एक एक मरीज की मौत भी हो गई है। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 107 नए मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ में संक्रमितों का आंकड़ा इस वक्त 1000 के पार पहुंच गया है। तो कोविड के केसेस जो हैं वो लगातार एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी अपने घरों पर रहें, अपना ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जिन गाइडलाइंस का हम पालन पहले कर रहे थे, उन्हीं गाइडलाइंस का एक बार फिर से पालन करें, जिससे कि समय रहते ही इस पर रोक लगाई जा सके। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर इन मामलों पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? एसके, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश भर में निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कि संभावित कोरोना के हो सकते हैं, उनको तत्काल इलाज दिया जाए। जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए जो बेड्स आरक्षित किए गए हैं उनको भर्ती किया जाए। जो उनके संपर्क में आए हैं लगातार उन पर भी निगाह रखी जाए, उनको आइसोलेशन में रखा जाए और जो भी संबंधित दवाइयां हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। हालांकि अभी तक जितने भी केस उत्तर प्रदेश में आए हैं उसमें 99% केसेस ऐसे हैं जो कि सीधे घरों में ही क्वारंटाइन हैं और घरों पर ही उनको उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं और अभी तक बहुत ज्यादा गंभीर मरीज फिलहाल नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो संक्रमण है वो जरूर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अकेले अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें
तो लखनऊ में भी प्रतिदिन करीब अगर हम पिछले एक सप्ताह का एवरेज देखेंगे तो 150 से ज्यादा केसेस निकलकर प्रतिदिन आ रहे हैं। लेकिन जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या है वो जरूर कम है, लेकिन गंभीर स्थिति राजधानी लखनऊ में भी जो केजीएमयू है, साथ ही साथ दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी पूरी तरीके से इस नए संक्रमण पर जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई गंभीर स्थिति आने वाले समय में तो बनने वाली है। हालांकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने ये जरूर कहा है कि एक फ्लू की तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, वो जरूर कहीं न कहीं संख्या बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कहीं पर क्रिटिकल कंडीशन अभी तक नहीं है। अगर कल को आगे आने वाले समय में कहीं पर भी किसी प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन अगर बनती है तो क्या उसके लिए हमारे अस्पताल, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, क्या वो तैयार हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पूरे प्रदेश भर के सभी जो जिला अस्पताल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर ड्रिल कराई थी, जिसमें इन सभी व्यवस्थाओं को देखा गया था कि वहां पर तैयारियां कितनी है, वेंटिलेटर की स्थिति क्या है, दवाओं की उपलब्धता क्या है, मरीजों एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की सुविधाएं क्या है। फिलहाल सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है और कोशिश भी की जा रही है कि सभी जगह अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश लखनऊ मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इसके।